आज हमारा +1 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है हमारा संविधान, उसका पार्ट 2, यानी कि पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि संविधान क्या है और हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसका जो प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, भारतीय संविधान के निर्माण का यदि हम संवैधानिक विकास देखें, संवैधानिक विकास, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है 1813 का रेजुलेशंस आता है, 1833 का आता है, फिर 1859 का है, 8 का है, 1862 का है। ऐसे जो है उसके संविधान निर्माण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो तो काफ़ी लंबी, शुरू से ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब अपने देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन चल रहा था, तो 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा जो है उसकी मांग उठाई थी। और फिर आपको पता है साइमन कमीशन आता है 1982 के अंदर, और फिर साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको यहाँ मानने से इनकार कर दिया जाता है, उसका विरोध होता है। और फिर साइमन कमीशन ये चैलेंज करता है कि भारतीयों के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो अपने देश का स्वयं जो है वो संविधान का निर्माण कर सके। इसी का जवाब देने के लिए 1982 के अंदर जो है वो एक सर्वदलीय मीटिंग्स होती है दिल्ली के अंदर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और फिर उस सर्वदलीय मीटिंग्स के अंदर जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपने 14 जो सूत्र है, मांग जो है वो सामने रख देता है। और फिर आपको पता है कम्युनल अवार्ड्स जाता है 1932 के अंदर, जिसमें हरिजनों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्शंस जो है या सीट्स जो है वो रिजर्व की गई थी। और फिर 1932 के अंदर पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। फिर आता है 1935 के अंदर जो भारतीय शासन अधिनियम है, भारत में पहली बार प्रांतों की जो है सरकारों का गठन हुआ था। आपको पता है 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए थे और 6 स्टेटों में कांग्रेस ने सरकारें अपनी बनाई थी। लेकिन आपको पता है कि 1939 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, 1939 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और आपने पढ़ा होगा जो वर्ल्ड वॉर है, इसके अंदर एक तरफ जो है आपकी जो एलाइड फोर्सेस जो थी, मित्र राष्ट्र थे, और एक तरफ थे अपने एक्सिस पावर। तो यहाँ देखो 1942 के अंदर अमेरिका के दबाव पर इंग्लैंड के ऊपर दबाव डालता है अमेरिका कि भाई आप यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको युद्ध जीतना है, क्योंकि इस साइड से पाकिस्तान, ये जो आपका जापान जो है, ये जापान एशिया जो आपका हिंद चीन सागर जो है, इसकी तरफ से जो है वो जीतता चला रहा था। और बहुत सी टेरिटरी जो है उसने अपने कब्जे में कर लिया था और अपने हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीता हुआ, और वो नागालैंड तक आ पहुंचा था। तो फिर ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय साधन और संसाधनों का फेवर में करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता जा सके, तो अपने फेवर में करने के लिए क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आता है। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है, और क्रिप्स मिशन जो है वो ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की जो ऑटोनॉमी है या उसकी जो स्वतंत्रता है, हम देंगे आपको एक ऑटोनोमस स्टेट। लेकिन भारतीय कांग्रेस जो है उसको पहले से मना कर देती है कि भाई आप एक ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं, ये तो हमने 1929 के अंदर जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो उसकी मांग रख दी थी। तो उसने ये कहा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। फिर यहाँ देखो
अगस्त प्रस्ताव आता है, शिमला प्रस्ताव आता है। यहां पर क्या होता है कि मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, इसके बीच एक डेडलॉक की स्थिति आ गई थी, यानी कि गतिरोध उत्पन्न हो गया था। और उस गतिरोध में क्या था कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, एक अलग मेरा देश हो, क्योंकि जो भी क्रिप्स मिशन था या जैसे अगस्त प्रस्ताव है या शिमला प्रस्ताव है, उसके अंदर उसकी मांग ऐसी थी जो भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा महसूस होता था उसे। तो उसमें सभी जो अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है, शिमला प्रस्ताव जो है या क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये फेल हो जाता है, और इसके बारे में आप 10th क्लास में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब यहां देखो क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं। जैसे अपने देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं। और उस जनरल इलेक्शंस के अंदर वहाँ की जो लेबर पार्टी है वो लेबर पार्टी सत्ता में आती है, और लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं श्रीमान क्लेमेंट एटली। अब ये क्लेमेंट एटली जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस जो एक्ट है उसके बारे में कि भी जून 1946 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारत जो है वो अपना एक संविधान और साथ के साथ जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच जो गतिरोध है उसको दूर करे। तो उस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो डेडलॉक की स्थिति था, उस डेडलॉक की स्थिति को दूर करने के लिए भारत के अंदर जो ब्रिटेन से जो है वो 3 सदस्यीय व्यक्तियों का 3 सदस्यीय एक दल भेजता है। उसके अंदर आपका जो है ये सर स्टेफर्ड, ये जो कैबिनेट, और ये 3 सदस्य थे इसके, वो 3 सदस्य जो हो मार्च 1946 में 1946 के अंदर जो है वो भारत आता है। और फिर जो है आपको पता है कि इसकी जो प्लान थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो एक संविधान सभा बनेगी, यानी कि जो वो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है, वो जो संविधान सभा का जो है वो निर्माण होगा। और वो संविधान सभा जो है वो भारत के लिए एक अपने संविधान का निर्माण करेगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा से क्या अभिप्राय है। तो संविधान सभा का मतलब होता है जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधि किसी भी देश के बड़े स्तर के ऊपर एक संविधान निर्माण का कार्य करते हैं, एक ऐसा बड़ा दस्तावेज बनाते हैं, वो कानूनों का संग्रह एक बड़ा दस्तावेज बनाते हैं जो एक बड़े स्तर के ऊपर किसी भी देश के लिए संविधान सभा के या संविधान निर्माण के कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो एक संविधान सभा का जो है वो निर्माण होगा। अब कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये था कि जो टोटल सदस्य संख्या है, टोटल जो मेंबर हैं इसके, वो टोटल मेंबर होंगे 389, यानी कि 389 सदस्यों से मिलकर के अपनी एक संविधान सभा का निर्माण होगा। इस संविधान सभा के अंदर 93 यानी कि 93 जो हैं वो जो अपने देश के अंदर देसी राज्य रजवाड़े हैं, देसी राज्य रजवाड़े, उन देसी राज्य रजवाड़ों के प्रतिनिधि जो हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे, और उनके नॉमिनेट का प्रोसेस जो है वो संविधान सभा तय करेगी। इसी प्रकार जो 4 सदस्य हैं वो चीफ कमिश्नरी से होंगे, 4 सदस्य जो हैं वो चीफ कमिश्नरी से होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 296 जो मेंबर हैं, उन मेंबर का जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक व्यक्ति जो है वो चुनाव जीत करके आएगा। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई
उस समय अपने देश के अंदर बड़े स्तर के ऊपर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उनकी वजह से जो है अपने देश में चुनाव करवाना वो पॉसिबल नहीं था, वो मुमकिन नहीं था। तो एक दूसरा तरीका अपनाया गया था, और वो दूसरा तरीका ये था कि उन सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से उन सदस्यों का चुनाव हो। तो इसका मतलब क्या था कि जो अपने प्रांतों के अंदर जो एमएलसीज हैं, वो एमएलसीज जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपको पता है 1937 के अंदर इलेक्शन होता है अपने प्रांतों के अंदर, और फिर 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है। तो यहां हम देखते हैं कि वो एमएलसीज जो हैं वो अपने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करें। तो अपने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, और ये चुनाव हुआ था जुलाई 1946 को, यानी कि जुलाई 1946 को ये चुनाव हुआ था। अब देखो ये जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट कृषक पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर की जो पार्टी, ये जो है वो उस संविधान सभा के इलेक्शंस में भाग लेती है। उस इलेक्शंस के अंदर जो 296 जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में 73 जो प्रतिनिधि हैं, 73 प्रतिनिधि जो हैं वो आते हैं मुस्लिम लीग की, और 204 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के आते हैं। बाकी 8 सदस्य जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो संविधान सभा में अपनी जो कमजोर स्थिति है, उस कमजोर स्थिति को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस संविधान सभा का बायकॉट कर दिया, और उसने स्टार्ट में अंतरिम सरकार में शामिल होने से भी मना कर दिया। अब यहां देखो मोहम्मद अली जिन्ना को यहां एक बल मिलता है, वो बल ये मिलता है कि जितनी भी रिजर्व्ड जो सीट थी वो कांग्रेस के खाते में न जाकर के मुस्लिम लीग को मिली, यानी कि जहां मुसलमानों का सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वहां मुस्लिम लीग जो है वो चुनाव जीत करके आती है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को एक ताकत मिलती है कि भारत के मुसलमान भी चाहते हैं कि एक अलग देश बने पाकिस्तान, और यहाँ से वो अपनी एक जिद कर लेता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकती। और फिर यहाँ देखो जो खून खराबा और जो दंगा होता है, उस दंगे के दौरान जो है कांग्रेस जो है वो इंडियन पार्टीशंस की जो डिमांड है मोहम्मद अली जिन्ना की, जो 2 नेशंस थ्योरी है, उसको मान लेती है, और फिर एक अलग देश बनता है पाकिस्तान। तो अब देखो जब अलग देश बनेगा पाकिस्तान, अलग देश बनेगा पाकिस्तान, तो आपको पता है कि एक तो पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा होगी, एक सभा जो है संविधान सभा वो पाकिस्तान की होगी, और दूसरी जो संविधान सभा होगी वो भारत की होगी। और जब भारत एक था, इसका पार्टीशन नहीं हुआ था, तो आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 389 जो मेंबर हैं वो मेंबर इस संविधान सभा के सदस्य होने थे। अब अलग देश बन गया पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी पाकिस्तान की, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी भारत की। तो जो सदस्य संख्या थी वो सदस्य संख्या भी प्रभावित होनी लाजमी थी। तो यहां देखो जब पाकिस्तान एक अलग देश बन गया तो बाकी जो सदस्य बने 324, और अंतिम रूप से संविधान सभा के ऊपर जो हस्ताक्षर 299 जो सदस्य हैं, हैदराबाद रियासत के जो नॉमिनेटेड पर्सन जो आने थे इसके अंदर, उन सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यहां पर हम देखते हैं कि अब एक अलग देश बनने के बाद भारत के अंदर जो है वो संविधान निर्माण की प्रोसेस जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो जब उसकी शुरुआत होती है अपने संविधान सभा की, तो उस संविधान सभा में क्या होता है
कि 9 दिसंबर 1946 को अपने संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग होती है। अपने संविधान सभा जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, और वो फर्स्ट मीटिंग होती है अपने दिल्ली के जो पार्लियामेंट है इसके सेंट्रल हॉल में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। और उस फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो उस समय संविधान सभा के जो वयोवृद्ध जो व्यक्ति थे, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को इसका संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और वो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और अंतरिम सरकार में देखो, जो उस समय अंतरिम जो सरकार थी हमारी, जिसके नेता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये संविधान सभा जो है वो एज ए पार्लियामेंट के तौर पर भी अपना काम कर रही थी, और संविधान सभा के निर्माण का कार्य भी ये संपन्न कर रही थी। अब यहां देखते हैं हम कि 13 दिसंबर 1946 को अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि हम किन उद्देश्यों को लेकर के अपने संविधान के जो आदर्श हैं, अपने जो मूल मान्यताएं हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो है, क्योंकि किसी भी देश के संविधान पर उसके आदर्श, उसके संस्कृति, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका अतीत, उसका वर्तमान और भविष्य, उन सभी चीजों के ऊपर जो है वो बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया, मान लिया। अब यहां हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है ये किसकी अध्यक्षता में काम कर रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। यहां पर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, जैसे संघ और राज्य जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे अपने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी, वैसे तो अपने संविधान सभा का जो निर्माण का जो कार्य है, संविधान का जो निर्माण कार्य है वो अपने संविधान सभा ने संपन्न किया है, लेकिन उसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने अपने संविधान का पूरा जो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था, और उसकी जिम्मेवारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो अपने देश के प्रथम विधि मंत्री भी बने थे, कानून मंत्री भी बने थे। तो उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसकी जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। और जो भी इसके अंदर देखो, जो इसकी बैठक होती थी संविधान सभा की, जो भी मसौदा तैयार किया जाता था अपने संविधान सभा के अंदर उसकी डिबेट होती थी, बहस होती थी, उसके ऊपर तर्क वितर्क किया जाता था। तो ऐसे हम देखते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना संविधान जो है वो बनकर के तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना संविधान जो है वो बनकर के तैयार हो गया था। लगभग 64 लाख रुपया जो है इसके ऊपर खर्च किया गया था। और जो है अपने जो संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि ये बनकर के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, तो इसके पीछे ये कारण था, आपने देखा होगा कि 1929 के अंदर
जो लाहौर रावी नदी के किनारे जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसके अंदर 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। एक तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पूर्ण हमें स्वतंत्रता चाहिए, और दूसरा था कि प्रत्येक 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम अपने देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस है, मनाएंगे। ठीक है, इसलिए 26 जो जनवरी है इसका विशेष महत्व था। और अब अपने संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि भी क्यों ना हम इसको 26 जनवरी जो अपना ऐतिहासिक दिवस है उस दिन से इसको लागू करें। तो इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान जो है वो बनकर के 26 नवंबर 1949 को तो बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और फिर इसके अंदर पहला जो संशोधन है वो 1951 में किया गया था। अब इसके अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उस अगले टॉपिक के अंदर अगले वीडियो में हम जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, किन कारणों से भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है, और कौन कौन के देशों के संविधानों से हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट की है, उधार की है, उनसे ग्रहण किया है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, कानून का शासन है, या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया है, या राज्यसभा के सदस्यों का जो जो मनोनीत होते हैं वो है, या जैसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, या अपने जो इमरजेंसी प्रोविंस हैं, जैसे राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने संविधान के जो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में। धन्यवाद।